हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर आ चुका हूँ ट्रिकी बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। अभी आज 30 तारीख है और आपके एग्जाम में महज 2 दिन बचे हुए हैं, 31 और 1। तो ये 2 दिन में कैसे अपने 400 मिनट के अंदर पूरा क्लास 12 के एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, इसी के साथ मैं लेकर आया हूं एनसीईआरटी वन शॉट। जरा देखें, ये जो हमारा चैप्टर है जीवों में जनन, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बच्चे, इसमें देखा जाए सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्या है जीवन अवधि। तो बच्चे, आपको क्या बताया गया था? किसी भी जीवों के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अंतराल को क्या कहेंगे? जीवन अवधि कहेंगे। और आपको पता है जीवन अवधि हर एक जीवों का अलग अलग होता है, जो उसके आकार एवं आकृति पर सीधे रूप से निर्भर नहीं करता है। जैसे उदाहरण से बात करें, कौवा और तोता में आकार के रूप से कोई खास अंतर तो नहीं होता है, परंतु उसके जीवन काल दोनों में बहुत अधिक अंतर होता है। इससे ये पता चला कि भले जीवों की आकार आकृति समान हो, परंतु उसका जीवन काल भिन्न हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम कहें अमरणशील, प्रकृति में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिसे अमरणशील कहा गया है। जैसे मान लीजिए एक कोई अमीबा है। अमीबा जब द्विखंडन करता है तो 1 से 2 अमीबा बनता है। क्या ये जो मातृ अमीबा था, क्या ये मर गया? क्या नहीं मरा, इसने नए को बनाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अमरणशील कहते हैं। देखिए यहां पर मिलेगा, एक कोशिकीय जीव प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अमरणशील कहते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ का, इस पूरे एक पेज का समरी निकला, जीवन अवधि जीवों के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, और कुछ एक कोशिकीय जीवों को क्या कहा गया है? अमरणशील कहा गया है। अगला देखिए, अगला एनसीईआरटी के पेज पे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, जिस पर एक औसतन जीवन काल लिखनी है। बताइए, इस हाथी की बात करें तो 72 वर्ष के आसपास होगा। कुत्ता की बात करें 12 से 15 वर्ष की होगी, ये इसके नस्लों पर निर्भर करता है। गुलाब जानते हैं 3 से 4 वर्ष चलता है, एक बार लगाए तो 3 से 4 वर्ष आराम से चलेगा। केला का जीवन काल लगभग 12 वर्ष होता है। आप जानते हैं केला एक बार में 12 महीने 15 महीने में फल देके खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी तना जो होती है जमीन के अंदर वो डला हुआ रहता है। गाय का जीवन काल 20 से 25 वर्ष रहेगा। उसके बाद घोड़ा का जीवन काल लगभग 72 वर्ष के आसपास होगा। फलमक्खी लगभग 30 दिन के आसपास रहेगा। कोई भी फसली पौधा जो होता है ये 4 से 5 माह या 6 माह तक रहेगा। और बरगद की आयु कितना? 200 से 300 वर्ष रहेगा। तो ये हम आपको बताए दूसरे पेज पर, इससे भी कभी कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। अगला पेज चलते हैं, पेज नंबर 3 है एनसीईआरटी का। तो देखें, इसमें आपको पढ़ाया जाना है जनन पढ़ाया जाना है बच्चे, पढ़ाया जाना है यहाँ पर आपको जनन पढ़ाया जाना है। तो बच्चे, जनन है क्या? जनन एक जैविक प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है ताकि उसकी प्रकृति में संख्या लगातार बनी रहे। तो वही जनन की परिभाषा लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई खास बात नहीं है, इस पर ध्यान देने योग्य बातें नहीं है। और बच्चे मैं बताऊं तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम देते हैं अलैंगिक जनन। क्या नाम देंगे? अलैंगिक जनन। और दूसरे का नाम देंगे क्या? लैंगिक जनन नाम देते हैं, लैंगिक जनन। बच्चे, अलैंगिक जनन जो होता है ये होता है एक जनकीय होगा, एक जनक ही इसमें होंगे। और ये जो होते हैं ये होते हैं द्विजनकीय होंगे। मतलब इसमें कितने जनक होंगे? इसके अंदर 2 जनक होंगे, एक नर होगा और दूसरा क्या होगा? मादा। बच्चे, इसमें युग्मक निर्माण एवं संलयन की आवश्यकता एवं संलयन नहीं होगी, और इसमें युग्मक निर्माण एवं संलयन लगातार होता रहेगा। हम देखें, अलैंगिक जनन में हमेशा नए गुण आने की संभावना होगी, इसमें नए गुण आने की संभावना नहीं होगी, और इसमें लगातार नए गुण आने की संभावना होती रहेगी। तो बच्चे, इस पे हम आपको बताएं कि यहां से देखेंगे अलैंगिक जनन की बात कर रहा है, और यहां से किसकी बात कर रहा है? लैंगिक जनन की, जो मैंने यहां से आपको बतलाया। उसके बाद देखेंगे कि अलैंगिक जनन से जो भी संतान उत्पन्न होंगे इसको क्या कहते हैं? क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है? कोई भी जीव आकार की एवं
अनुवांशिकी रूप से कैसा होगा भाई, समान होगा, उसी को क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो बच्चे इस क्लोन शब्द से कई बार क्वेश्चन आया है। अनुवांशिकी एवं आकारिकी रूप से समान जीवों के समूह को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो जरा देखिए यहां से क्लोन की शब्द की आ जाएगी बात, यहां से अनुवांशिक रूप से एक समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। यहां से लिखा है आकारिकी एवं अनुवांशिक रूप से समान जीवों के लिए क्लोन शब्द का उपयोग किया जाता है। यहां तक हमने आपको इस टॉपिक तक पढ़ाए अलैंगिक जनन में। अब बताते हैं बच्चे कि अलैंगिक जनन के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसा कि यहां पर बनाया गया है। अलैंगिक जनन में पहला यहां से हम चर्चा कर रहे हैं, अलैंगिक जनन में पहला हम चर्चा करेंगे मेरे भाई, पहला चर्चा हम करने वाले हैं यहां पर पहला करेंगे द्विखंडन। किसकी बात करते हैं बच्चे, द्विखंडन की बात करें तो द्विखंडन में आप जरा देखेंगे कोई एक अमीबा है, मान लीजिए ये कोई अमीबा है, पहले ये भोजन प्राप्त करेगा, भोजन प्राप्त करने के बाद इसके आकार में वृद्धि होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके आकार में वृद्धि होगी। आकार वृद्धि होने के बाद आप पाएंगे यहां पर इसमें अब होता है इसका केंद्रक विभाजन। यहां पर क्या हुआ बच्चे, केंद्रक का विभाजन हुआ, केंद्रक विभाजन करके दो केंद्रक बनाए और यहां से होता है इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन होगा जिससे फर्दर एक जीव दो नए जीवों का निर्माण कर लेगा। अगर हम इसको हम कह रहे हैं मातृ कोशिका, तो इस दोनों को क्या बोलेंगे, पुत्री कोशिका या फिर संतति कोशिका, इसका हम नाम देते हैं। तो देख रहे हैं ना, एक जीव दो भागों में बट गया, इसका नाम दिए द्विखंडन। और बच्चे द्विखंडन का उदाहरण आपको याद रखना है, द्विखंडन का उदाहरण आपको याद रखना है। क्या क्या इसके उदाहरण याद रखने हैं, तो इसके उदाहरण लिखेंगे अमीबा और पैरामीशियम। दो उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम। अगर हम बात करें अमीबा और पैरामीशियम अनुकूल परिस्थिति में हमेशा द्विखंडन ही करने वाला है। उसके बाद देखें दूसरा जो यहां पर है, दूसरा डायग्राम जो दिया है, इसका नाम देते हैं मुकुलन। क्या बोलेंगे बच्चे, मुकुलन या कलिका निर्माण देंगे। तो मुकुलन जो होता है ये खास करके होता है ईस्ट के अंदर और हाइड्रा के अंदर। आप देखें जैसे ये कोई कोशिका है, इसमें सबसे पहले इसकी आकार बढ़ी तो एक कलिका बनी, और ये जो संरचना है इसका केंद्रक है, यही केंद्रक क्या किया, आगे विभाजन किया और यही कलिका क्या करेगा, एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो आपने क्या सीखा, द्विखंडन किसमें होगा, अमीबा और पैरामीशियम में। मुकुलन किसमें होगा, ईस्ट और हाइड्रा के अंदर, ईस्ट और हाइड्रा के अंदर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चे, एनसीईआरटी का चौथा पेज हमारा चल रहा है। यहां पर देखिए कुछ डायग्राम दिया हुआ है। देखिए ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम है क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम है। और क्लेमाइडोमोनास के डायग्राम में देखेंगे यहां पर जो है इसमें सम बीजाणु का निर्माण हो रहा है। सम बीजाणु जो आकार बिल्कुल समान है, इसके लिए समयुग्मकी भी उदाहरण दिया जा सकता है। दूसरा देखें, ये आपका है, ये आपके हाइड्रा का डायग्राम है। हाइड्रा में क्या बना है, कलिका का निर्माण हुआ है। इसके बाद देखें ये जो है, ये है पेनिसिलियम। क्या है बच्चे, ये है पेनिसिलियम है। और पेनिसिलियम में क्या बनता है, कोनिडिया का निर्माण होता है। उसके बाद क्या है बच्चे, ये है स्पंज। स्पंज में क्या बनता है, स्पंज में बनता है जैम्यूल्स। क्या बनता है राजा, जैम्यूल्स का निर्माण होता है यहां पर। अब देखिए एक बात मैं बताऊं कि अमीबा जो है ना, विपरीत परिस्थिति में, अमीबा विपरीत परिस्थिति में जो है ना, ये सिस्ट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सिस्ट का। जैसे मान लीजिए ये कोई अमीबा है और अमीबा अपने ऊपर 3 प्रोटेक्टिव आवरण, 3 सुरक्षात्मक आवरण बनाया, इसी को बोलते हैं सिस्ट। और इसी सिस्ट के अंदर छोटे छोटे बीजाणु का निर्माण होता है। ये किसका निर्माण कर लेगा, बीजाणु का निर्माण कर लेगा, जो अंकुरित करेगा, जो अंकुरित होकर क्या करेगा, यहां से नए अमीबा का निर्माण कर लेगा, नए अमीबा का निर्माण कर लेगा। वही देखें यहां पर बच्चे, आपको यहां पर लिखा गया है कोनिडिया के बारे में, ये सारा चीज ये आपको अभी बताए थे। जो द्विखंडन किस में होगा, अमीबा पैरामीशियम में। फिर बताइए कलिका निर्माण किस में होगा, ईस्ट और हाइड्रा में। और स्पंज में क्या मिलेगा, जैम्यूल्स। कोनिडिया किस में बनेगा, पेनिसिलियम में। और कलिका किस में बनेगा, हाइड्रा के अंदर निर्माण होगा। अगले पेज पे चला जाए तो अगला पेज देखें, अगला पेज बताया गया है कायिक जनन के लिए। किसके लिए बच्चे, कायिक जनन के लिए। कायिक जनन होता क्या है,
पादप का कोई भाग, मान लीजिए जड़ हो, तना हो या पत्तियां हो, अगर पादप के भाग से नए पादप का निर्माण कर लिया जाए, यानी हम कहें तो पादपों में अलैंगिक जनन जो होता है, पादपों में अलैंगिक जनन की बात करें, पादपों में अगर हम बात करें अलैंगिक जनन, पादपों में हम बात किसकी कर लेते हैं भाई, पादपों में हम बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन की बात करते हैं। तो इसी पादपों में अलैंगिक जनन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहेंगे कायिक जनन। क्या कहेंगे, कायिक जनन कहेंगे बच्चे। ये किससे हो सकता है, जड़ से हो सकता है, तना से हो सकता है या फिर पत्ती से हो सकता है। सबसे ज्यादा महत्व इसका इससे, यही डायग्राम देखते हैं। आलू एक रूपांतरित तना है बच्चे, हम लोग सब जानते हैं आलू एक रूपांतरित तना है, और आलू में जो आंखें बनती हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं अपस्थानिक आंखें, और इसी में क्या बनती हैं, अंकुरित आंखें या कलिकाएं और यही क्या करेगा, नए पौधे का निर्माण कर लेता है। उसी तरह से बताइए, ये जो आलू को कहते हैं कंद, आलू को क्या कहेंगे, कंद कहेंगे। उसी तरह से ये जो हल्दी अदरक होता है, इसको बोलते हैं प्रकंद। क्या कहेंगे बच्चे, प्रकंद कहेंगे। और इसमें भी इस तरह से देख रहे हैं, इसमें भी गांठें हैं, इससे भी कलिका निकली और इससे भी अपस्थानिक मूल निकला। ये देखिए, ये पौधा है अगेव का, किसका है, अगेव है, अगेव है, जिसमें जो कायिक जनन होता है, जिसको बोलते हैं बुलबिल टाइप का ये पौधा है पत्थर चट्टा। ये क्या है, पत्थर चट्टा है, और इसमें पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है। यहाँ भी अपस्थानिक कलिका निकली है। और ये क्या है, जलकुंभी है, ये है जलकुंभी, जिसमें कायिक जनन किसके द्वारा होता है, भूअस्तरिका के द्वारा। बच्चे ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वैसे तो सब कुछ आ ही गया है। देखें, यहां से जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से, पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे भूअस्तरिका, प्रकंद, सरकंद, बल्ब, भूअस्तरी सभी संतति को पैदा करने में समर्थ रखते हैं, जैसा कि चित्र में दिया गया। कायिक प्रवर्धन प्रोपोग्यूल्स कहलाती है। चूंकि इस संरचना में निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेता है, अतः इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कायिक जनन जो हो रहा है, इसमें कहीं से भी नर मादा की बात नहीं हो रही है, इसी की जड़, तना अथवा पत्ती कोई भी विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण कर लिया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसलिए इसको हम लोग कायिक अलैंगिक जनन का नाम दिए हैं। अब देखें, इस पैराग्राफ में बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस पैराग्राफ में यह लिखा गया है कि वाटर हाइसिंथ, जिसको हम जलकुंभी कहते हैं, वाटर हाइसिंथ जिसको जलकुंभी कहते हैं, उसी जलकुंभी को हम लोग कहते हैं बंगाल का आतंक। बच्चे, बंगाल का आतंक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जल में घुले हुए ऑक्सीजन, बोले तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का बहुत अधिक उपयोग कर लेता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का बहुत तेजी से खर्च करता है, जिससे कि वहां रहने वाले मछलियों इत्यादि को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। खास करके ये ठहरे हुए जलों में बहुत तेजी से फैलता है। फिर देखिए, ये दूसरा पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ है खेती के विषय में बताया गया है। बहुत सारे ऐसे पादप होते हैं जिसका उपयोग हम लोग उसके तना को काट करके खेती में करते हैं। जैसे कि बात करें, आलू का कंद लगाते हैं, गन्ना का तना लगाते हैं, केला का अंदर वाला तना लगाते हैं, अदरक का प्रकंद लगाते हैं, डहेलिया जैसे इन सभी पादपों के खेती में किसका उपयोग करते हैं, तना का उपयोग करते हैं, मतलब खेती में भी उपयोग किया जाता है। और इसमें जो तना होती है उसकी एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं पर्व संधि। क्या बोलेंगे राजा, पर्व संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर्व संधि। और यहीं से इस तरह से कलिकाओं का निर्माण होगा। इसी तरह से ये जो है कलिका, यहां से नए पादप का निर्माण कर लेता है। जबकि आपको पता है पत्थर चट्टा की पत्तियों के द्वारा पादपों का निर्माण होता है। पत्थर चट्टा के किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा निर्माण होता है। अब बताइए, कुछ की बात करा जा रहा है यहां पर। जैसे हम बात करें, कवक हो गया, शैवाल हो गया, यानी शैवाल हो गया, फंजाई, कवक हो गया। प्रतिकूल परिस्थिति में पूर्व जनन अलैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती है। मतलब अगर हम बात करें शैवाल हो या कवक हो, अगर उसे अनुकूल परिस्थिति मिलेगा तब तो वो लैंगिक जनन करेगा, वरना वो अलैंगिक जनन के लिए ही
आगे बढ़ जाएगा, वरना उसमें अलैंगिक जनन की ही क्रिया होगी। बच्चे अब यहां से हम टॉपिक ले रहे हैं लैंगिक जनन। बताओ बच्चे, लैंगिक जनन में क्या होगा? यहां से होगा युग्मक निर्माण भी होगा। अरे बच्चे, युग्मक निर्माण भी होगा। दूसरी बात करें, यहां से युग्मक संलयन भी होगा। और सर, युग्मक संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन होगा। और निषेचन के फलस्वरूप नए जीव का निर्माण होगा। अब देखेंगे इसके बाद यहां तक आपको यह समझ में आ गया होगा। अभी तक जो हम पढ़ाए हैं उससे संभावित प्रश्न क्या क्या रह सकते हैं। तो बच्चे, अभी तक उदाहरण सबके संभावित प्रश्न रह सकते हैं। जैसे हम बात करें द्विखंडन किसमें मिलेगा, जैसे द्विखंडन का उदाहरण पूछा जा सकता है, मुकुलन का उदाहरण पूछा जा सकता है, कलिका निर्माण मुकुलन हो गया। इसके बाद आपसे जैम्यूल्स पूछा जा सकता है, कोनिडिया निर्माण पूछा जा सकता है। ये सभी इसके उदाहरण आपको याद रख लेना है, सभी के उदाहरण याद रख लेना है, जिससे ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अब बच्चे, लैंगिक जनन में देखेंगे, लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर एवं मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। बताइए, सबसे पहले इसमें युग्मक का निर्माण होता है। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर नए जीवों का निर्माण करता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल एवं धीमा प्रक्रिया है। बच्चे, लैंगिक जनन बहुत ही साधारण और बहुत तेज होता है, लेकिन यह इसकी तुलना में बहुत धीमा होगा, जटिल होगा यह प्रक्रिया। तथा मादा युग्मक में जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप संतति उत्पन्न होती है, वह अपने जनक अथवा आपस में भी समरूप नहीं होते हैं। बिल्कुल बेजोर लाइन ये कहा है। यहां से भी क्वेश्चन है कि बताइए, जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं संतान, वो कहीं से ना अपने जनक के समान होंगे, ना ही वो अपने दोनों जो उनके सहोदर होंगे, सिबलिंग्स होंगे, उसके भी समान बिल्कुल ही नहीं होते हैं। इसका मतलब इसमें हमेशा नए गुणों का समावेश होता रहता है। यानी लैंगिक जनन में हम क्लोन शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। अगला पॉइंट हमारा ही है यहां से। अब देखें, पादपों में क्या होता है कि जैसे हम लोग के जीवों में भी कि हमारा शरीर बहुत तेजी से जिस आयु में विकास करता है, उस आयु को बोलते हैं किशोरावस्था। और इसी किशोरावस्था को पादप में क्या कह देते हैं? कायिक प्रवस्था कहते हैं। यानी पादपों में जो नए नए विकास होने लगते हैं, उसके अंदर पुष्प आने लगता है, उसी को क्या कहते हैं? कायिक प्रवस्था कहते हैं। देखें, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको मिलेगा कायिक प्रवावस्था के दौरान। देखें, किशोरावस्था की समाप्ति के यहां से किशोरावस्था या कायिक अवस्था की समाप्ति ही जनन अवस्था का आरंभ है। यानी देखो, जैसे ही किशोरावस्था समाप्त हुआ, वैसे ही जनन अवस्था शुरू हो जाता है, उसमें लैंगिक विकास होना लगता है। इस प्रवावस्था में उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उसमें पुष्प लगने लगते हैं। यानी जो लैंगिक अवस्था पुष्पों में, अगर पादपों में बात करें तो क्या लगना शुरू हो जाता है बच्चे? यहां पर पुष्प लगना शुरू हो जाता है। अब देखें, पुष्प के लिए यहां से कुछ पॉइंट लिखा गया है। जैसे देखिए, बांस एक ऐसा पादप है जो अपने पूरे जीवन काल 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार ही पुष्प उत्पन्न करता है। बांस 50 से 100 वर्ष में एक बार ही पुष्प उत्पन्न करता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, इससे क्वेश्चन पूछा गया है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प उत्पन्न करता है, बांस। इसी तरह से एक पादप है जिसका नाम है एक पादप है जिसका नाम है नीला कुरेंजी, एस्ट्रोबेंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरेंजी कहते हैं, जो अपने पूरे जीवन काल में 12 वर्षों में एक बार फूल देता है। और इसे वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जो अनुभव किया था 2006 में, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। केकेटी, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाएगा। और इसकी एक विशेषता है कि नीले रंग के फूल होने के कारण इसे देखने के लिए बहुत सारे जो सैलानी मतलब पर्यटक थे, इसको देखने के लिए आए थे। और उसमें पुष्पन खास करके अगस्त से अक्टूबर के महीने में होता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। उसके बाद देखें यहां से
कि अगर हम यहां से पशुपालन के विषय में कुछ लाइन बता रहा है कि हम मान लीजिए कुछ जानवरों को पालते हैं जिसका उद्देश्य हमारा क्या होता है, अंडे देना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन भर अंडे देते रहते हैं सभी मौसम में, जैसे कुक्कुट के कुछ ऐसे किस्म होते हैं जो जीवन भर अंडे देते रहते हैं। बच्चे इस पैराग्राफ को हम काट रहे हैं, इससे आज तक कोई क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। ये उद्देश्य बस आपका यही है, हमारा यही उद्देश्य है कि कम समय में कैसे हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। अब देखिए यहां से इसको हम लगाते हैं इंपॉर्टेंट। बच्चे देखिए जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जीव हैं, खास करके मादा की बात करें, स्तनधारियों की बात करें, तो उसे दो ग्रुप में बांटा गया है। एक का नाम रखा गया है ऑस्टेसाइगल और दूसरे का नाम रखा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी एक मध चक्र और दूसरा मासिक चक्र। देखो मध चक्र जो होता है वो किसमें होता है, नॉन प्राइमेट स्तनधारी जैसे भेड़, गाय, चूहा, हिरन, कुत्ता इत्यादि में जनन के दौरान एक चक्रीय परिवर्तन देखा जाता है जिसे मध चक्र कहते हैं। जबकि प्राइमेट जैसे बंदर हो गया, मनुष्य हो गया, चिंपैंजी हो गए, गोरिल्ला हो गए, इस सब के अंदर ऋतुस्राव चक्र देखा जाता है। तो बच्चे इसको हम क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, इससे कई बार क्वेश्चन उठा हो गया है कि मध चक्र और मासिक चक्र में अंतर क्या है। इसके बाद देखें कि ये है जीवन की सभी अवस्थाओं में लगातार बदलाव चलते रहता है, मृत्यु तक लगातार विकास चलते रहता है। फिर देखिए लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो लैंगिक जनन की घटनाओं को तीन भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं निषेचन पूर्व, दूसरे का नाम देते हैं निषेचन और तीसरे का नाम देते हैं निषेचन पश्च परिघटना। देखिए यहां पर आपको मिल जाएगा, यानी तीन घटनाओं में बांटा गया है कि लैंगिक जनन की घटनाएं तीन होती हैं, एक निषेचन पूर्व और दूसरा यहां पे है निषेचन और तीसरा क्या मिलेगा, निषेचन पश्च। यानी हम घटनाएं की बात करें तो कितनी घटनाओं आपको मिलेंगी, तीन घटनाएं मिलेंगी। कौन कौन सा, एक मिलेगा निषेचन पूर्व, दूसरा क्या मिलेगा निषेचन और तीसरा क्या मिलेगा, तीसरा मिलेगा मेरे बच्चे निषेचन पश्च परिघटना मिलेगा। यानी ये तीन घटनाएं आपको मिलेंगी। अब बताइए इस सब में से सबसे पहले है निषेचन पूर्व परिघटना। आप बताइए निषेचन से पहले क्या जरूरी है, नर और मादा के अंदर युग्मकों का निर्माण होना, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, युग्मक बनेंगे और वही युग्मक फिर मादा युग्मक कहां तक स्थानांतरित होगा, नर युग्मक तक स्थानांतरित होगा। मींस युग्मक निर्माण और युग्मक स्थानांतरण किसकी बात हो गई, निषेचन पूर्व परिघटना की बात हो गई। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व सारी घटनाएं सम्मिलित होती है। निषेचन पूर्व में दो प्रमुख घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस तथा युग्मक स्थानांतरण गैमेट ट्रांसफर। तो कितनी बातें हुई बच्चे, दो, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। दूसरी बात करें युग्मक जनन की, तो युग्मक जनन के लिए याद रखिएगा कि अगर कोई जीव है जो मान लीजिए द्विगुणित है, कैसा है बच्चे, द्विगुणित 2n, अगर इसमें युग्मक बनेगा तो युग्मक यहां पर किससे बनेगा, यहां पर बनेगा अर्धसूत्री विभाजन से। और अगर मान लीजिए कोई जीव कैसा है, अगुणित है, अगुणित यानी n है, तो इससे जो युग्मक बनेगा वो किससे बनेगा बच्चे, ये बनेगा समसूत्री विभाजन से, क्योंकि युग्मक हमेशा ही क्या होता है, अगुणित। तो बच्चे हमने आपको बताया युग्मक हमेशा अगुणित होता है, इसलिए द्विगुणित जीवों से युग्मक निर्माण में अर्धसूत्री और अगुणित से युग्मक निर्माण में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अब देखें जो भी युग्मक में सारे युग्मक समान बनते हैं उसको क्या बोलेंगे, समयुग्मक ही बोलेंगे, और जो भिन्न भिन्न आकार के युग्मक बनेंगे उसे क्या बोलेंगे, विषम युग्मक ही बोलेंगे। अब देखिए यहां से बच्चे कुछ डायग्राम आपको मिलेगा, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, समयुग्मकी का, जो किसका उदाहरण है, क्लेमाइडोमोनास है। बच्चे ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। बच्चे ये देखो ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है और ये क्या है, नर युग्मक है। बताओ ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विषम युग्मकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम युग्मकी। तो समयुग्मकी का उदाहरण क्या लिखेंगे, क्लेमाइडोमोनास, और विषम युग्मकी का क्या उदाहरण रखेंगे, ये है एक कवक है जिसका नाम है फ्यूकस, और ये किसके लिए है, ये मानव का है। तो याद रखना है समयुग्मकी और विषम युग्मकी का उदाहरण। अब देखो मादा युग्मक जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंडा या डिंब बोलते हैं, और नर युग्मक
युग्मक जो होता है उसको पुमन या शुक्राणु बोलते हैं। याद रखिएगा, जो मादा युग्मक होता है उसको अंड या डिंब कहते हैं, और नर युग्मक जो होते हैं उसको पुमाणु, उसको क्या बोलते हैं, पुमाणु या शुक्राणु कहते हैं। बच्चे इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताइए, जीवों में लिंगता पढ़ाया गया है। जीवों में लिंगता जो बड़ा बेजोर है, अगर हम बात करें पुष्प में, तो पुष्प का अगर नर है तो इसका नाम देंगे पुंकेसर। क्या नाम देंगे बच्चे, पुंकेसर। और अगर ये मादा है तो इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे स्त्रीकेसर। पुंकेसर वाले पुष्प को क्या कहेंगे, पुंकेसरी बोलेंगे, और स्त्रीकेसर वाले पुष्प को क्या बोलेंगे, स्त्री केसरी बोलेंगे। और ये दोनों जब अलग अलग रहेगा, ये दोनों जब अलग अलग रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। और जब ये दोनों एक में ही होगा तब इसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, द्विलिंगी पुष्प। या फिर अगर मान लीजिए यहां पर टर्म लिखा है उभयलिंगी तथा समथैलेसी, जैसे मान लीजिए एक ही जीव है, उसके ऊपर नर मादा दोनों है, तो क्या कहलाएंगे, उभयलिंगी कहलाएंगे। और अगर अलग अलग होगा तो क्या कहलाएगा, विषम थैलेसी कहलाएगा या एक लिंगाश्रय कहलाएगा। अभी बताइए, कोई ऐसा पुष्प जिसमें केवल स्त्रीकेसर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्त्रीकेसर। और अगर केवल नर होगा तो क्या कहलाएगा, पुंकेसरी। अगर केवल नर होगा तो क्या कहलाएगा, पुंकेसरी। यानी केवल किसी पुष्प में पुंकेसर होगा, नर होगा तो पुंकेसरी, और केवल स्त्रीकेसर होगा तो स्त्रीकेसरी। अब देखिए, यहां से आपको बताया गया है किसके बारे में, जीवों के बारे में। जैसे मान लीजिए एक लिंगी जीव की बात करते हैं, इस डायग्राम से देखें। जैसे मान लीजिए ये केचुआ है, ये है केचुआ का डायग्राम, जिसको हम लोग चाली कहते हैं या मांडल कहते हैं। बताइए, इसमें मादा जनन अंग क्या है, अंडाशय, और नर जनन अंग क्या है, वृषण। आप बताइए, दोनों के दोनों यहां उपस्थित हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे, या उसी को बोलेंगे उभयलिंगी भी बोला जा सकता है। अब देखें, ये कॉकरोच का दिया हुआ है डायग्राम। कॉकरोच में देखें, नर अलग है, वृषण अलग शरीर पर है, और अंडाशय अलग शरीर पर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक लिंगी जीव बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल एनिमल बोलेंगे। ये देखें, ये पादप है, ये एक पादप है। इस पादप का नाम है कारा। क्या नाम है, कारा। और ये क्या है, शैवाल है बच्चे। इसमें देखो, ये पुधानी नर है और ये अंडधानी है, जिसको मादा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, उभयलिंगी पादप। क्या बोलेंगे, उभयलिंगी पादप बोलेंगे। और ये मार्केंसिया है, ये क्या है, मार्केंसिया है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक लिंगी पादप बोलेंगे, एक लिंगी पादप बोलेंगे। अब देखें, ये पुष्प है, एक ही पुष्प में देखें पुंकेसर भी है और ये स्त्रीकेसर भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, द्विलिंगी पुष्प। तो क्या क्या सीखे आप, सीखे द्विलिंगी जंतु और एक लिंगी जंतु, उभयलिंगी पादप और एक लिंगी पादप, और द्विलिंगी पुष्प। इस डायग्राम से आपका क्लियर हो रहा होगा। फिर चलते हैं बच्चे, आगे हमारा है कुछ जीव हैं और उसमें युग्मक के बारे में बताया गया है। मान लो मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, तो उसके युग्मक के अंदर 23 होगा, क्योंकि सामान्य गुणसूत्र 46 यानी 2n द्विगुणित, और ये कैसा होगा, अगुणित। घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं, तो बताइए उसके युग्मक में कितने होंगे, 6। अब देखें, चूहा के अंदर युग्मक में 21, तो इसमें गुणसूत्र कितने होंगे, 42। फिर देखें, कुत्ता की बात करें 78 है सामान्य, तो 29 किस्में होंगे इसके युग्मक में। बिल्ली के अंदर 19 है युग्मक में, तो 38 किस्में होगा शरीर में। फलमक्खी में 8 गुणसूत्र है, तो युग्मक में कितने होंगे, 4। ऑफियोग्लोसम में युग्मक में 630 है, तो इसके सामान्य शरीर में कितने होंगे, 1260 होंगे। सेब के अंदर 34 है, तो युग्मक में कितने होंगे, 17। धान में 12 है युग्मक में, तो सामान्य में कितने होंगे, 24। मक्का में 20 गुणसूत्र हैं सामान्य, तो बताइए इसके युग्मक में कितने होंगे, 10। आलू में 24 है युग्मक के अंदर, तो सामान्य में कितना होगा, 48। तितली के अंदर 380 है सामान्य में, तो युग्मक में कितना होगा, 190। प्याज में 8 युग्मक में है, तो 16 कहाँ होगा, सामान्य गुणसूत्र में। अब देखिए, युग्मक में युग्मक के संरचना के दौरान कोशिका विभाजन।
अब बताइए, अगर अगुणित जीव होगा तब उसमें कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री होगा, और अगर द्विगुणित होगा तो उसमें क्या होगा? अर्धसूत्री होगा। ये पैराग्राफ आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बच्चे। यहां से कौन कौन से जीव अगुणित हैं या द्विगुणित, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बहुत जीव जिसका संबंध मोनेरा, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा से है वह अगुणित पादप है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और वो जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांशतः प्राणी मनुष्य भी शामिल है, उनके कायी शरीर क्या होते हैं? द्विगुणित। इसको वीवीआई हमने इंपॉर्टेंट लगाया है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सा अगुणित जीव है और कौन कौन सा द्विगुणित जीव है। अब बताओ, हम अगर बताएं कि अगर द्विगुणित जीव है तो उसके युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। और अगर वो अगुणित होगा तब उसमें क्या होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन होंगे। फिर देखिए यहां से युग्मक स्थानांतरण बताइए। युग्मक नर के अंदर बना और मादा के अंदर, तो नर युग्मक का मादा युग्मक तक स्थानांतरण, मादा शरीर तक स्थानांतरण क्या कहलाएगा? युग्मक स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे हम बात करें जंतु के अंदर तो ये कहलाता है वीर्य सेचन कहलाता है बच्चे। और अगर पादप के अंदर बात करें तो क्या कहलाता है? परागन कहलाएगा। इसको विशेष हम चैप्टर 2 में पढ़ते हैं। फिर देखें निषेचन क्या होता है। हाँ, ये देखें किसी के अंदर परागन की बात करें जल के द्वारा भी हो सकता है, ध्यान रखना है यहां से। तो देखिए युग्मक स्थानांतरण की बात करें, अधिकांशतः साधारण पौधे जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है। यानी अगर युग्मक स्थानांतरण पादपों में हो रहा है, जो जलीय पादप शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसमें किससे होंगे? जल से होगा। बाद बाकी जो आवृतबीजी पादप है वो तो विकसित प्रकार के होते ही हैं। ये सब वैसा ही है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब चलते हैं निषेचन। बच्चे युग्मकों का संलयन क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाएगा। या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज या जायगोट कहते हैं, जो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। और इसमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिना निषेचन के ही नए जीवों का निर्माण कर लेता है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो यहां पर देखें कुछ जीव जैसे रोटिफर्स, कुछ जीव जैसे रोटिफर्स, मधुमक्खी और कुछ छिपकलियां तथा पक्षी जैसे टर्की आदि में बिना निषेचन के द्वारा ही नर युग्मक के बिना ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण कर लेता है, जिसे पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन कहते हैं। हमने इसको भी इंपॉर्टेंट वीवीआई लगाया, खूब पूछा गया क्वेश्चन है। अगला यहां से युग्मक का संलयन कहां होता है बच्चे? अगर जीव शरीर के बाहर होगा तो बाह्य निषेचन कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसको कहते हैं इन विट्रो। और अगर जीव शरीर के अंदर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अंतः निषेचन, जिसको कहेंगे इन विवो। क्या कहेंगे बच्चे? इसको हम कहेंगे, इसको क्या कहते हैं? इन विट्रो। और इसको क्या कहेंगे? इन विवो कहेंगे। तो जैसे देखिए स्तनधारी, कवक, ये सारे जो होंगे, टेरिडोफाइटा, इन सब में कहां होगा? अंदर। बाह्य निषेचन का उदाहरण याद रखना है आपको। किसकी बात करते हैं? मछलियां। कौन सी? अस्थि मछलियां और मेढक, इसमें ध्यान रखना है। और जो अन्न बच गए वो सारे क्या? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन का। अब बताइए बाह्य निषेचन में युग्मकों की बर्बादी ज्यादा होगी, इसमें युग्मकों की बर्बादी कम होगी। अब निषेचन पश्च परिघटना है। निषेचन के बाद युग्मनज क्या करेंगे? भ्रूण का निर्माण करेगा, और यही भ्रूण आगे चल करके शिशु या नए जीवों का निर्माण करेगा। अगर मान लीजिए युग्मनज है, अगर मान लीजिए युग्मनज है, युग्मनज द्विगुणित होता है। अगर इससे आपको कहे कि द्विगुणित जीव बनाना है, या फिर इससे हम कहें कि अगुणित जीव बनाना है, तो बच्चे अगर हम द्विगुणित जीव बनाएंगे तो यहां पर कौन सा विभाजन होगा? द्विगुणित। यानी ये 2n है और ये भी 2n बनेगा, ये 2n है, ये भी ये 2n है और ये अगुणित का मतलब क्या? n। तो यहां पर 2n से 2n जाएगा तो कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन होगा। और यहां पर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब जरा देखें, अगले स्लाइड पे चलें तो यहां पर आप देख पाएंगे कि कुछ कोशिकाओं के नाम दिए हुए हैं, जैसे भ्रूणोद्भिद, यानी युग्मनक आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है, और यही कोशिका विभाजन और दीर्घीकरण कर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। ये जीव हो सकता है अंडा देने वाले होंगे तो अंड प्रजक होंगे, और बच्चा देने वाले होंगे तो सजीव प्रजक, या इसी को कहते हैं
इसी को कहते हैं शिशु प्रजक। क्या कहते हैं? शिशु प्रजक भी बोलते हैं या प्राणी प्रजक भी कहते हैं। और याद रखना, अंडे के ऊपर कैल्शियम का एक आवरण होता है जो अंडों को सुरक्षित रखता है। देखो ना, कैल्शियम युक्त कवच होता है जो पर्यावरण से सुरक्षित इसे रखने वाला है। बाद बाकी अंड प्रजक में यहां से निषेचन पश्च परिघटना की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, निषेचन पश्च परिघटना में आपको हम बताएं तो अंडाशय किसका निर्माण करता है? फल का। किसमें बता रहे हैं हम? पादप में। फिर देखो ना, अंडाशय की भित्ति की बात करते हैं। अंडाशय की भित्ति किसका निर्माण करता है? फल भित्ति का निर्माण करता है। फिर बच्चे ये जो बीजांड होता है ये किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। और फिर ये बीजांड का आवरण जो होता है वो किसका निर्माण करता है? बीज आवरण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? बीज आवरण का निर्माण करेगा। इसमें से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो देखो बच्चे, ये किसको बता रहा है? बीज को सीड, और पी का मतलब पेरिकार्प, यानी अंडाशय की भित्ति फल भत्ती को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। और बीज को क्या कहते हैं? सीड। इसलिए यहां भाई सीड, ये पेरिकार्प, ये सीड, ये पेरिकार्प, ये सीड और ये पेरिकार्प। अब सवाल आया कि सर इसके संभावित प्रश्न क्या होंगे। अब सवाल है कि सर इसके संभावित प्रश्न क्या होंगे। इस विषय पे हम चर्चा कर लेते हैं। बच्चे देखें, इसके जो प्रश्न होने वाले हैं, इसके जो अगर हम प्रश्न अनुमान लगाएं तो क्या अनुमान निश्चित नहीं होता है, एक हमारा अनुभव है अनुमान। इसे आप अपनी मेहनत के आधार पर तैयार कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम इसमें 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला है निषेचन पूर्व परिघटना। निषेचन पूर्व परिघटना, निषेचन पूर्व परिघटना से आप क्या समझते हैं? निषेचन पूर्व परिघटना से आप क्या समझते हैं? एक क्वेश्चन। दूसरा, मध्य चक्र एवं मासिक चक्र में अंतर या फिर परिभाषित करने के लिए पूछा जा सकता है। तीसरा, आंतरिक निषेचन, आंतरिक एवं बाह्य निषेचन, आंतरिक या फिर बाह्य निषेचन पूछा जा सकता है। और एक मान के चलो कि द्विखंडन पूछा जा सकता है। द्विखंडन पूछा जा सकता है। इस 4 में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। शॉर्ट में इससे लॉन्ग किसी तरह का क्वेश्चन नहीं बनना है। तो बच्चे, मैं आपसे लेता हूं विदा। फिर नए वीडियो के साथ में मिल रहा हूं चैप्टर नंबर 2 के साथ। बस विश्वास हमारा रखें, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।